हेलो प्लस टू बच्चों दिस इज माय फिफ्थ लेक्चर ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ बायोट सावर्ट्स लॉ डिस्कस किया था। देन सेकंड थर्ड लेक्चर में मैंने आपके साथ बायोट सावर्ट्स लॉ की कुछ एप्लीकेशन डिस्कस की थी। फोर्थ लेक्चर में मैंने आपके साथ एम्पियर्स सेक्टर लॉ और उसकी कुछ एप्लीकेशन डिस्कस की थी। और फोर्थ लेक्चर में ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, in that case it will experience a force that is called Lorentz magnetic force. तो वो जो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल है, that is depending upon its magnitude, speed with which it is moving, strength of magnetic field, sign of the angle between velocity and magnetic field. इन चार फैक्टर्स के ऊपर that force is depending। और वो फोर्स क्या आ गई, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दिस रिजल्ट इंप्लाइज दैट कि दिस फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, जिसके कारण हमने कॉल किया कि दिस फोर्स इज नोन एज डिफ्लेक्टिंग फोर्स आल्सो, बिकॉज as it is acting perpendicular to the motion of the charged particle, it will not change the speed of the particle, it will only change the direction of the motion of the charged particle. Also, this force will not do any work change in as the change in kinetic energy due to this force is equal to 0. Then I explain how we can calculate the direction of this force. Direction of this force can be calculated by using Fleming's right hand thumb rule or Fleming's right hand screw rule, as it is a cross product of v vector and b vector. Then I told you that when the charged particle is moving in the opposite direction of magnetic field, in that case it will experience no force. Reason being कि उस केस में थीटा या तो 0 होगा या थीटा 180 डिग्री होगा, जिसके कारण साइन 0 और साइन 180 0 होगा, फोर्स विल बी 0. बट व्हेन दिस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन दैट केस इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स, और वो क्या कही थी मैंने, क्यू वी बी। और जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, तो मैंने कहा था कि उस केस में दिस चार्ज पार्टिकल विल अडॉप्ट दी, किस तरह का पाथ अडॉप्ट करेगा, सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करेगा। रीजन बीइंग कि उस केस में हर इंस्टेंट के ऊपर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, और इट विल अडॉप्ट दी सर्कुलर पाथ। एज इट इज अडॉप्टिंग द सर्कुलर पाथ, इट हैज रिक्वायर्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड इन दिस केस सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by this Lorentz magnetic force. Suppose a charged particle is projected whose mass is m and its charge is q with speed v in a magnetic field of strength b. In this case, it is adopting a circular path of radius r. Required centripetal force is mv square by r, and this centripetal force is provided by this Lorentz magnetic force, that is qvb. So in this case mv square by r it will be equal to क्या होगा, qvb, और रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, mv अपॉन qv. दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ adopted by this charged particle. This is a very very important formula. It can be written as in terms of this p upon qb. It can be written as under root of 2 km upon qb, or it can be written as under root of 2 qvm upon qb. इसको हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। मोमेंटम को हमने इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख लिया, दैट इज अंडर रूट ऑफ, क्योंकि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m,
तो आपके पास p की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट ऑफ 2km. इफ दिस चार्ज पार्टिकल हुज मैग्नीट्यूड इज q accelerated with a potential difference v, then it is projected in a magnetic field. तो उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, q into v होगी. सो दिस यहां से हम कह सकते हैं कि जब मोमेंटम कांस्टेंट है तो रेडियस ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, सेम मैग्नेटिक फील्ड के लिए. और जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो रेडियस ऑफ दैट circular path is directly proportional to square root of its mass and inversely proportional to charge. और जब potential difference constant है then this radius is directly proportional to under root of m by q, reciprocal of the square root of specific charge. Now from here we can calculate what will be its time period. Time period क्या होगा, 2 pi r by v. r की वैल्यू हमें पता है, that is 2 pi m upon qb. This is the time period of that circular path, and this result implies that this time period is independent of the speed of the charged particle. Frequency क्या आ जाएगी, f that is equal to qb upon 2 pi m. This is the frequency of the charged particle when it is moving in the circular path. क्लियर. ना इस केस में मैंने ये भी आपको बताया था कि व्हेन चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. व्हाट इट स्टेट्स दैट इन दिस केस दिस forefinger gives the direction of magnetic field, middle finger gives the direction of motion of charged particle, then thumb is giving the direction of the force. thumb जो है force की direction को represent कर रहा है. Clear? Now next is if the charged particle is projected with some speed with some angle to the direction of magnetic field, in that case what happens, what type of path it will adopt. अगर इसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बजाय इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो इस केस में ये चार्ज पार्टिकल किस तरह का पाथ अडॉप्ट करेगा. अब देखिए, इन दिस केस v is having two components, v cos theta, another is v sin theta. नाउ एक जो वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट है वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. ये जो कंपोनेंट v cos थीटा जो b वेक्टर की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इस कंपोनेंट के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगी. तो ये कंपोनेंट तो क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड में कोई रोल नहीं है. सिर्फ जो फोर्स एक्ट करेगी वो किसके कारण एक्ट करेगी, v sin थीटा के कारण एक्ट करेगी. इट मींस दैट v sin थीटा b वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो इट मींस दैट इस v sin थीटा के कारण ये चार्ज पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करता रहेगा. अब जब ये चार्ज पार्टिकल ये सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करेगा ड्यू टू दिस v sin थीटा, तो v cos थीटा कंपोनेंट इस सर्कुलर पाथ को किस डायरेक्शन में लेकर जाता रहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाता रहेगा, लाइक दिस. ऐसे v cos थीटा के कारण ये आगे की तरफ जाता रहेगा, चार्ज पार्टिकल मूव इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसके कारण अगर कोई सर्कुलर पाथ आगे की तरफ मूव कर रहा है तो उसके हम रिजल्टेंट पाथ को, जैसे मैंने सोलेनॉइड में कहा था सर्कुलर रिंग आगे की तरफ माउंट हुई है, तो रिजल्टेंट पाथ को हम क्या कह देते हैं, वो हेलिकल पाथ. So in this case, this charged particle will adopt the helical path. ये helical path adopt करेगा. Clear? So इस helical path के लिए अब इस helical path का जो radius होगा, radius will be here. अब r is equal to mv upon qb, लेकिन यहाँ पे v क्या है, that is v sin theta. तो radius of this circular path क्या होगा, r mv sin theta upon q. What will be its time period of this helical path? Time period तो independent of speed है,
तो टाइम पीरियड तो आपके पास 2 पाई एम अपॉन क्यू भी ही रहेगा। यहां पे एक टर्म हम डिफाइन करते हैं पिच। व्हाट इज द पिच ऑफ दिस हेलिकल पाथ? पिच मींस, पिच का क्या मतलब है कि मींस कि अगर वन टाइम पीरियड में ये जो चार्ज पार्टिकल है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन वन, जब वन रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, आगे की उस समय क्या है, जब ये रिवॉल्व कर रहा है आगे भी जा रहा है, तो उस वन टाइम पीरियड में इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड इज पिच। तो इसकी पिच जो होगी दैट विल बी डिस्टेंस ट्रेवल विद हॉरिजॉन्टल स्पीड इन टाइम ऑफ पीरियड, दैट इज कैपिटल T. तो pitch of this helical path will be v cos theta into 2 pi m upon q. So very important. Clear? Now अब हमारे पास दो तरह के पाथ यहां से बड़ा क्लियर हो गया कि when charge particle is projected in a magnetic field, either it will adopt circular path or it will adopt helical path. तो helical path का जो रेडियस है, टाइम पीरियड है, वो पिच हमने कैलकुलेट कर दी है। अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ क्या, लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इन बोथ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रही है, तो उस समय चार्ज पार्टिकल के ऊपर दोनों ही फोर्सेज एक्ट करेंगी। कौन कौन सी? मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट करेगी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्ट करेगी। जैसे मैंने कहा कि मैग्नेटिक फोर्स के कारण सिर्फ डिफ्लेक्ट होता है, स्पीड नहीं चेंज होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही काम कर सकती है, डिफ्लेक्ट भी कर सकती है और स्पीड तो जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, स्पीड तो उसकी चेंज होगी ही होगी। Clear? So in that case, when a charged particle is moving both magnetic and electric field, उस समय जो इसके ऊपर resultant force एक्ट करती है, that force is called Lorentz force. उसे हम क्या कहते हैं? Lorentz force कहते हैं। और वो force किसके बराबर होगी? That is equal to electric force plus magnetic force. And that will be equal to Q E vector plus Q into V vector cross. This is the Lorentz magnetic force acting on the charge particle. Clear? Now there is a possibility that when a charged particle is moving both electric and magnetic field, in that case resultant force can be zero. हो सकता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शंस अपोजिट है, मींस एफ ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ एफ एम वेक्टर है। तो उस केस में चार्ज पार्टिकल विल मूव अनडिफ्लेक्टेड इन बोथ द फील्ड, और वो जो स्पीड के साथ मूव करेगा दैट स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड। क्यू इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, क्यू वी बी। इन दैट केस स्पीड ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल इज ई अपॉन, इस स्पीड के साथ चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। When there is both electric and magnetic field is existing, कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है, अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, और उस केस में स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होगी, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होगी। डायमेंशनली भी अगर हम देखेंगे बाद में कि इसकी डायमेंशन भी स्पीड वाली ही आएगी। ये तब है जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस आपस में इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और डायरेक्शन जिनकी क्या है, अपोजिट है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, कैसे हो सकता है? देखिए आपके पास कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज है। ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर? नाउ इस केस में चार्ज पार्टिकल क्या है, दैट इज मूविंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, और जो चार्ज पार्टिकल है वो किधर मूव कर रहा है, दैट इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है।
पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो किधर मूव कर रहा है, जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, कितनी स्पीड के साथ, v स्पीड के साथ मूव कर रहा है। क्लियर। नाउ अब देखें, देखिए कोई भी चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स है आइदर इन दी और इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करती है। पॉजिटिव चार्ज है तो इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज है इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स किधर होगी, वो इधर। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ये कंपोनेंट क्या आपके पास जी कैप है, और वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी वेक्टर किधर है आपके पास, जेड एक्सिस के लॉन्ग है, व्हाट इज दैट, के कैप है। तो के कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, माइनस आई कैप है। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपके पास फोर्स की डायरेक्शन किधर आ गई, नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग। दिस इज द force due to magnetic field or this is the magnetic force. So this is the possibilities. So means when a charged particle is moving both electric and magnetic field undeflected with constant speed, in that case is moving both electric and magnetic field. In that case it means that in that case electric and magnetic field are perpendicular to each other and charged particle is also moving perpendicular to both the fields. वो तभी ही पॉसिबिलिटी बनती है अगर चार्ज पार्टिकल दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड विच आर mutually perpendicular to each other and charged particle is moving perpendicular to both these fields. तब ये आपके पास पॉसिबिलिटी है कि चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड मूव कर रहा है और उस समय इसकी स्पीड क्या होगी, E बाय बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब यहां पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि एक चार्ज पार्टिकल स्पेस में मूव कर रहा है, ये बताइए स्पेस में मूव कर रहा है अनडिफ्लेक्टेड, इन स्पेस इट इज मूविंग undeflected, then which of the following choice or choices are possible? First choice दी हुई है E is 0, B is 0. Second choice is given E is non-zero, B is non-zero. Third choice is given E is 0, B is non-zero. And fourth choice is given E is non-zero and B is 0. A charged particle is moving in a space undeflected. Then which of the following choice or choices are possible? First C है, second D है, third D है, fourth D है। अब आपने चेक करना है, हम एक एक करके चॉइस चेक करते हैं। पहली चॉइस पॉसिबल है, अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, दोनों ही फील्ड नहीं है तो अनडिफ्लेक्टेड जाएगा। सेकंड चॉइस भी पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी हो सकती है सेकंड चॉइस कि दोनों फील्ड परपेंडिकुलरली एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और दोनों फील्ड के कारण फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपके पास सेकंड चॉइस भी, उस केस में चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्ट मूव करेगा। सो हियर सेकंड चॉइस इज आल्सो पॉसिबल। हाउ थर्ड चॉइस इज पॉसिबल, कि हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो एब्सेंट है ही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, लेकिन इट इज पॉसिबल कि चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उस केस में भी क्या है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई फोर्स नहीं एक्ट करती। सो दिस चॉइस इज आल्सो पॉसिबल। इज फोर्थ चॉइस इज पॉसिबल, चेक करें। मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो फोर्स एक्ट नहीं करनी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स एक्ट कर सकती है।
इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, लेकिन जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स जरूर एक्ट करेगी, लेकिन वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा. सो दिस चॉइस इज आल्सो पॉसिबल. So all the choices are possible when charged particle is moving in space undeflected. और आप कह सकते हो कि वहां पे दोनों फील्ड्स प्रेजेंट हैं, वहां पे कह सकते हो दोनों फील्ड्स एब्सेंट हैं, यहाँ पे वहां पे ये भी पॉसिबल है एक फील्ड एब्सेंट है दूसरी प्रेजेंट है, चारों फील्ड. लेकिन स्टेटमेंट इस तरह से आ जाए कि when charged particle is moving undeflected with constant speed, undeflected with constant speed, then which of the following choice or choices are possible. उस केस में भी क्या है, पहली चॉइस भी पॉसिबल है, सेकंड चॉइस भी पॉसिबल है, थर्ड चॉइस भी पॉसिबल है, फोर्थ चॉइस इज नॉट पॉसिबल. उस केस में फोर्थ चॉइस, जब भी चार्ज, अभी मैंने आपको बताया, जब भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है वहां मूव करेगा, तो वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव नहीं कर सकता. वो आइदर एक्सेलरेट या रिटार्ड तो होगा ही होगा, डिफ्लेक्ट हो या ना हो, लेकिन एक्सेलरेट या रिटार्ड डेफिनेटली होगा. सो इसलिए दिस चॉइस इज नॉट पॉसिबल. क्लियर. नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कहता है प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड with same kinetic energy perpendicular to the direction of the same magnetic field. Calculate the ratio of the radii of the paths adopted by the charged particle. देखो ये तो बड़ा क्लियर है, तीनों ही मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ प्रोजेक्ट किए हैं, और तीनों सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करेंगे. तो क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द पाथ अडॉप्टेड बाय द. तो मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा था, रेडियस ऑफ द पाथ अडॉप्टेड बाय द चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड अंडर रूट ऑफ 2km अपॉन qb. अब यहां पे ऑल थ्री आर प्रोजेक्टेड विद सेम काइनेटिक एनर्जी इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड अंडर रूट ऑफ k by m इनकी सेम. अब रेशियो कौन कौन से चार्ज पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, इनके रेडियाई की रेशियो निकालनी है. दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ ड्यूट्रॉन डिवाइड बाय चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन अंडर रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा डिवाइड बाय चार्ज ऑफ अल्फा. अगर प्रोटॉन का मास m है तो ड्यूट्रॉन का मास उससे क्या होता है, डबल होता है, और अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, 4 टाइम्स होता है. क्लियर. अगर प्रोटॉन के ऊपर चार्ज q है तो ड्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज सेम ही होता है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज डबल होता है. क्लियर. m m कैंसल आउट हो जाएगा, q q कैंसल आउट हो जाएगा, तो रेशियो देयर रेडियाई क्या आ जाएगी, 1:√2 is to 1 आ जाएगा. This is the ratio of the radii adopted by these charged particle. यहीं पे अगर इंस्टेड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसने दिया होता इफ दे आर प्रोजेक्टेड विद द सेम मोमेंटम, मोमेंटम के साथ प्रोजेक्ट किए हैं सेम मैग्नेटिक फील्ड में, तो फॉर्मूला क्या यूज करना था, P/QB. मोमेंटम सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो इस केस में रेशियो ऑफ द रेडियाई क्या आना था, MP. ये तो हमारे पास होना ही नहीं था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आना था, चार्ज, रेशियो द रेसिप्रोकल ऑफ देयर चार्जेस. चार्जेस की रेशियो क्या आनी थी, 1:1/1 is to 1/1 is to 1/2. तो रेशियो ऑफ द रेडियाई क्या आ जाना था उस केस में, 2:2:1 आ जाना. क्लियर. यहीं पे क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि इफ दे आर प्रोजेक्टेड विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो फॉर्मूला आप क्या यूज करते हैं, √2qvm/q.
क्लियर। तो ये क्या बन जाना था उस केस में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आना था, अंडर रूट ऑफ m अपॉन क्यू। यहाँ पे चार्ज के ऊपर भी अंडर रूट आ जाना था, यहाँ पे अंडर रूट आ जाना था, यहाँ पे अंडर रूट आ जाना था। दिस बिकम्स 1/1, दिस बिकम्स √2:1। तो ये क्या बन जाना था, दैट इज अगेन √2। तो रेशियो दे रहे उस केस में क्या बन जाती, 1:√2:√2। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो आपने किस चीज का ख्याल रखना है कि व्हेन दे आर प्रोजेक्टेड, जब प्रोजेक्ट किए हैं तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी सेम है या मोमेंटम सेम है या आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। So this type of the question can be asked on this Lorentz magnetic force. Next is, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, it is experiencing a force according to Lorentz. So it is very clear then कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, that will also experience the force. A region being करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो कर रहे हैं तो इट मीन दैट उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है तो इट मीन दैट उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, in that case that current carrying conductor will experience the force. Suppose this is a magnetic field, क्या बताया था कि कहीं पे भी कोई भी magnetic field है which is represented by this cross sign, that implies that कि this magnetic field is acting perpendicular to the board inward, और dot sign के साथ है तो that is acting perpendicular to the board outward। इस magnetic field में ये कंडक्टर रखा है, इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L है, और इसमें I करंट फ्लो करता है। क्लियर। अगर मैं इस कंडक्टर का एक स्मॉल पोर्शन ले लेता हूं, आई एम कंसीडरिंग ए पोर्शन ऑफ दिस कंडक्टर हुज लेंथ इज dx। एरिया ऑफ दिस कंडक्टर क्या है, a है। तो इस स्मॉल पोर्शन dx में कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हो जाएंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर विल बी m dx into a हो जाएगा, और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, दैट विल बी e m dx a हो जाएगा। एज दी चार्ज कैरियर आर हेड ड्रिफ्टिंग विद स्पीड vd, तो इनके ऊपर फोर्स कितनी एक्ट करेगी, फोर्स विल एक्ट q into vd वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। As here this is moving perpendicular to the direction magnetic field, थीटा क्या है, 90 डिग्री है। सो df क्या हो जाएगा, q v d b हो जाएगा। q की वैल्यू क्या है आपके पास, n e a d x v d b। व्हाट्स अबाउट n e a v d, ये क्या होता है, I होता है I b d x। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉल लेंथ dx ऑफ दिस कंडक्टर। टोटल कंडक्टर की लेंथ L है, तो टोटल फोर्स कितने एक्ट करेगी इसके ऊपर, दैट विल बी इक्वल टू bi। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। और हियर इफ इट इज प्लेस सम एन एंगल थीटा, तो ये क्या आ जाएगी, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू BIL sin theta। Here only the length of conductor, and remember it is taken as minimum length। मिनिमम लेंथ ये हम लेते हैं, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे हम, तो F वेक्टर क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू I इंटू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। Here also direction of force is explained with the help of Fleming's left hand rule if L and B and F all are perpendicular to each other। L and B are perpendicular to each other। एक चीज रखना, L की जो डायरेक्शन है
इट इज टेकन एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट की डायरेक्शन है वही लेंथ की डायरेक्शन लेते हैं। सो यहां पे क्या है, हियर दिस मिडिल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर फिंगर वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्लियर? Here also, when theta is 0, no force will act. Theta is 90 degree. In that case, maximum force will act on this conductor. और इस फार्मूले को आप किस तरह से भी याद रख सकते हो, बिल से भी याद रख सकते हो कि when a current carrying conductor is kept in a magnetic field, in that case it will experience a force. That force is equal to BIL. Clear? सो थैंक यू वेरी मच बच्चों ये सारी की सारी मेरी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित हैं, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। सो बच्चों, आपने इस कोरोना महामारी से बचने के लिए 3 W's का ख्याल रखना है। पहला W, वियर योर मास्क। सेकेंड W, wash your hands. Third W, watch your social distance. अगर 3 W's का ख्याल रखोगे, आप स्वस्थ रहोगे, सुरक्षित रहोगे, और जिससे क्या होगा, आप कोरोना को हरा सकोगे और इंडिया को जिता सकोगे। सो बच्चों, इसके लिए हम एक शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्य शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वे शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।